जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपके लिए सदगुरु वास्तु में हर एपिसोड में नई नई जानकारियाँ ला रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, सावन मास चल रहा है और सावन के लिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में 2 एपिसोड में लाया था, जिसमें मैंने पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यों को आपके सामने रखा था। उसके 5 तत्व और वास्तु के 5 तत्वों का मैंने आपको कनेक्शन भी बताया था। और आप अगले वीडियो में भी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा भगवान काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसमें क्या क्या समानता है, और काशी का जो महत्व है पौराणिक, वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 45 देवताओं के बारे में। मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरे 45 देवताओं की जानकारी दूंगा कि जो हमारा घर होता है, जो हमारा प्लॉट होता है, वहाँ पर 45 देवता होते हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है, क्या विधि होती है, क्या देव विधि है, मनुष्य विधि है, पैशाच विधि है। तो इसमें हम सबसे पहले एक जो डे टू डे लाइफ में आप लोग समझ सकें उस लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। एक आम आदमी को जो जानकारी होना चाहिए, जिससे वो अधिकतर वास्तु अपने घर का खुद ही कर ले। तो मैं आपको बाहरी 32 देवताओं के बारे में आज जानकारी दूंगा। 45 देवता होते हैं, जिनमें से बाहरी 32 देवता होते हैं, तो मैं उनकी आज पूरी आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, आपको पता है कि जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है वो सिर्फ दरवाज़ा नहीं होता, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उस स्थान से जुड़ी एक विशेष देव ऊर्जा भी मानी जाती है। और सबसे खास, वास्तु पुरुष मंडल में बताए गए 32 बाहरी पदों और उनके देवताओं को समझे बिना किसी भी एंट्रेंस का हम पूरा विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 32 देवता कौन है, इनके पीछे क्या रहस्य है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर का एंट्रेंस किस देवता के पद में आ रहा है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम वास्तु पुरुष मंडल के एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं अधिकतर लोग सिर्फ नाम जानते हैं, इसके पीछे की पूरी व्यवस्था वो लोग नहीं जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 32 देवता और 32 एंट्रेंस पदों की। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, वास्तु में किसी भी देवता का नाम सुनकर ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वो स्थान हमेशा शुभ है या अशुभ है। पूरा संदर्भ, दिशा, पद, भवन, उपयोग, एंट्रेंस की वास्तविक स्थिति, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु पुरुष मंडल को एक ऊर्जा मानचित्र की तरह समझना चाहिए। इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवताओं का उल्लेख मिलता है। बाहरी परिधि में स्थित 32 पद विशेष रूप से एंट्रेंस के एनालिसिस के लिए चर्चा में आते हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गेट नॉर्थ में है या ईस्ट में है। असली सवाल ये भी है कि नॉर्थ या ईस्ट के किसी भी स्पेसिफिक पद में वो है या नहीं। यहीं से वास्तु का एनालिसिस और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। अब पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। एक ही दिशा में 2 घर होते हैं, 2 मेन गेट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन सबकी अलग अलग हो जाती है। और पारंपरिक वास्तु पद्धति में यही डिफरेंस महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए सिर्फ कि हमारा गेट ईस्ट में है या नॉर्थ में है, ये कह देना पूरा एनालिसिस नहीं होता है। ईस्ट के अंदर भी अलग अलग पद होते हैं, और उन्हीं पदों में अलग अलग देवताओं का संबंध बताया गया है। आइए अब हम धीरे धीरे 32 देवताओं को समझते हैं। परंपरागत मंडल में बाहरी परिधि पर क्रम से अलग अलग देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रमुख नाम हैं जो अपने ईस्ट से शुरू होते हैं: ईश, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष और अंतरिक्ष। फिर आगे हम साउथ में बढ़ते हैं तो आते हैं अग्नि, पूषा, वितथ, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज और मृग। उसके बाद जब हम वेस्ट में बढ़ते हैं तो पितृ, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष और पापयक्षमा। और अंतिम नॉर्थ में आते हैं रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति और दिति। तो ये हर दिशा के 8 पद होते हैं और चारों दिशाओं के 32 पद। तो ये 32 पद, 32 देवता, ये पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग वास्तु परंपराओं और ग्रंथों में इन नामों का क्रम, उच्चारण या व्याख्या में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। सम्रांगण सूत्रधार है, कामिकागम है, या विश्वकर्मा प्रकाश है, इनमें थोड़ा बहुत इनके नामों में और इनके क्रम में अंतर आ सकता है। देखिए, किसी भी सूची को देखकर तुरंत हमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, हमें उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए। 32 द्वार होते हैं, हर दिशा के 8 पद होते हैं, और इसमें बहुत से पद होते हैं जो शुभ होते हैं। 32 द्वार में हर दिशा के 8 पद होते हैं, इनमें से कुछ पद शुभ होते हैं। वहीं पर हमारा मुख्य द्वार होना चाहिए। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। क्या आप जानते हैं एंट्रेंस को केवल कंपास से देखकर एनालिसिस करना ही काफ़ी नहीं होता है। मान लीजिए आपका घर नॉर्थ फेसिंग में है और आपने कहा कि मेरा घर का जो गेट है वो नॉर्थ में है, लेकिन नॉर्थ में पूरी पट्टी को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में या 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो गेट किसी स्पेसिफिक पद में आएगा, और यही वो स्पेसिफिक पद है जो आपके एनालिसिस का पूरा इंटरप्रिटेशन को बदल सकता है। यानी डायरेक्शन प्लस एग्जैक्ट पद इज इक्वल टू ज़्यादा प्रिसाइज एनालिसिस। इसलिए जो पुराने वास्तु प्रैक्टिशनर्स होते थे ना, वो एग्जैक्ट पोजीशन को बहुत ही ध्यान से देखते थे। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वे किसी एक देवता का नाम देखते हैं और तुरंत बोल देते हैं भैया ये देवता खराब है इसलिए इस घर में समस्या आ रही है। भाई ऐसा करना सही अप्रोच नहीं है। वास्तु एनालिसिस इतना सिंपल होता ही नहीं है। किसी भी एंट्रेंस को जज करते समय सिर्फ देवता का नाम देख लिया और बता दिया कि ये सही है या गलत है, ये गलत होता है। पूरा एनालिसिस होता है। वास्तु में बहुत सारे क्रम होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। पहले क्रम में गेट आता है, मेन गेट सबसे मुख्य होता है, मुख्य द्वार, तो सबसे पहले उसको ही देखना चाहिए। लेकिन पूरा एनालिसिस उससे नहीं करना चाहिए कि भाई मुख्य द्वार गलत हो गया तो घर में जो है सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, बल्कि हमें पूरा डायरेक्शन देखना चाहिए, पद देखना चाहिए, एंट्रेंस प्लेसमेंट देखना चाहिए, फ्लोर प्लान, फंक्शनल यूज़ और पूरे बिल्डिंग का कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। यही एक रिस्पॉन्सिबल वास्तु एनालिसिस की पहचान है कि भाई हमें हर एक चीज़ को प्रॉपर देखना चाहिए, फिर रेमेडी बताना चाहिए। किसी भी कंक्लूजन पर निकलने के पहले हमें पूरा देख लेना चाहिए। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले हमें पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारे क्लाइंट ने मौका दिया है सेवा करने का तो हम उसका सही मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके घर का मेन एंट्रेंस किस दिशा में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट? कमेंट में सिर्फ आप आपकी डायरेक्शन लिखिए, और अगर आप चाहें तो अपने घर का रफ फ्लोर प्लान भी मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके घर का जो प्लान है उसका मुख्य द्वार सही है या गलत है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 32 पदों को प्रैक्टिकली मैप पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे मुख्य द्वार को निकाला जाता है। कौन सा मुख्य द्वार आपके लिए शुभ है और कौन सा मुख्य द्वार आपके लिए एवरेज है और कौन सा मुख्य द्वार आपके लिए अशुभ है। कहाँ पर आपका द्वार होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और साथ में किसी एक फ्लोर प्लान को भी आपको ज़रूर एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आप जल्दी से मुझे आपके घर के मुख्य द्वार की दिशा कमेंट कीजिए और अपना फ्लोर प्लान भेजिए। मैं उसका संपूर्ण एनालिसिस आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा वास्तु पुरुष मंडल के 32 देवता सिर्फ याद करने के लिए नामों की सूची नहीं है। इसके पीछे पूरी एक स्पेशल मैपिंग की अवधारणा है। और सबसे बड़ा रहस्य यही है, सिर्फ दिशा जानना ही काफ़ी नहीं है, दिशा के अंदर आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तु को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इन 32 देवताओं और उनके पदों को डिटेल में समझेंगे और 45 देवताओं के बारे में भी समझेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि घर में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं और उनका क्या क्या रेमेडी हो सकता है, जिससे आप अपने घर का वास्तु दोष बहुत हद तक खुद ही सुधार सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपके लिए हूँ ही सही। अगर आप वास्तु को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके इन 32 देवताओं के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और 45 देवताओं के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनको देखकर आप खुद ही अपने घर का वास्तु दोष बहुत हद तक दूर कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।